नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल लर्न विद ज्योतिष पर। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि स्वस्थ होंगे। आप लोग की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। अब तो एग्जाम का कुछ ही समय बचा है और जैसा कि हमने कहा था कि आपको सर्वप्रथम इससे पहले हम जीत पियाजे का वीडियो आपको जीत पियाजे के टॉपिक को कवर करवाया था। आज के वीडियो में हम लोग जीत पियाजे के टॉपिक के साथ टॉपिक को रिवीजन करेंगे, साथ ही साथ इसके जो महत्वपूर्ण बार बार क्वेश्चन जो पूछ जाते हैं जहां से हम वो सभी चीज को समझने वाले, क्वेश्चन कहां से क्रिएट होता है, क्वेश्चन किस प्रकार से क्रिएट होता है, क्वेश्चन में क्या गलतियां नहीं करनी है, क्वेश्चन को किस प्रकार हमको समझ करके क्वेश्चन को बनाना है। ठीक है, अगर इस वीडियो को अगर आपको पूरा देखना, कम से कम तो 1-2 नंबर आपको फिक्स मिल जाएगा, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है कि आपको हर हर सब्जेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। सीबीएसई तो है ही, मैथ में भी इसका पूछा जाता है, ईवीएस में भी, हिंदी में भी, संस्कृत में भी, हर जगह यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हमने इसमें 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर के आए। इसके बाद हो सकता है तो अगर आप लोग अच्छा सपोर्ट किए तो हम इसका दूसरा पार्ट भी, इसके अतिरिक्त जितने भी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। ठीक है ना, किसी न किसी टेट एग्जाम में वो वहां से पूछा गया क्वेश्चन है। इसको आप लोग डीएलएड जो भी है, बीएड कर रहे हैं, वहां से भी ये चीज पूछा जाता है, तो वहां उसके भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, अभी तक इसका जो कंटेंट वाला वीडियो नहीं देखे हो तो वो जाकर के हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, ज्यादा बात न करेंगे, चलते हैं सीधे अपने प्रश्न की तरफ। हमारा पहला प्रश्न है, पहले प्रश्न से पहले हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि जीन पियाजे स्विस मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने अपने संज्ञानात्मक विकास के 4 क्षेत्र में विभाजित किया था। ठीक है ना, 4 भागों में इन्होंने बांटा है, 4 चरण में 4 क्षेत्र दिए हैं। पहला था आपको संवेदी परक अवस्था, क्या था? संवेदी परक अवस्था, है ना। दूसरा था आपको पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, उसका था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, क्या था? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, उसके बाद अमूर्त था, क्या था? अमूर्त था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। कोई दिक्कत नहीं है, इतना चीज सभी लोगों को पता होगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताइएगा कि इसका एज क्या है। संवेदी परक अवस्था का एज क्या है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का एज क्या है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का एज क्या है और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था का एज क्या है। आप इनमें से किसी भी चरण को छोड़ नहीं सकते हैं। सभी इनका संज्ञानात्मक विकास होगा बच्चों में, ये चरण दर चरण होगा। किनके अनुसार? तो पियाजे के अनुसार, है ना। यहाँ पर बच्चा संवेदी परक अवस्था में कुछ अलग सीखता है, उससे बड़ा सीखेगा यहाँ पर आकर, उससे बड़ा सीखेगा यहाँ पर आकर, उससे बड़ा सीखेगा यहाँ पर आकर। वयस्क और बच्चा में जो कोई अंतर होता है सोच में, बस गुणात्मक होता है, मात्रात्मक नहीं। जितना बच्चा सोच पाता है उसमें अलग विभेद नहीं कर पाता है बच्चा, जितना वो सोचता है उतना ही बड़े लोग भी सोचते हैं। ठीक है, आपका पहला क्वेश्चन उसी से देखिए, जीन पियाजे सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि, जीन पियाजे के अनुसार इनका प्रमुख प्रस्ताव क्या है? बच्चे की सोच गुणात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है। क्या बच्चों का जो सोच होता है वो गुणात्मक रूप में वयस्कों से यानी कि सीनियर से भिन्न होता है कि नहीं होता है? ठीक है, अगला ऑप्शन देखते हैं। पहले बच्चों की सोच वयस्कों से भिन्न होती है, कतिपय भिन्न नहीं होती है ना, कतिपय भिन्न नहीं होती है। बच्चे की सोच वयस्कों से बेहतर होता है, ये भी नहीं है। बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है नहीं, मात्रात्मक रूप में नहीं, गुणात्मक रूप में भी होता है। ठीक है ना, मात्रात्मक आप किसी को ज्यादा नहीं कह सकते, किसी को कम नहीं कह सकते। जीन पियाजे के अकॉर्डिंग यानी कि इसका सही शब्द क्या हो जाएगा? ए नंबर इसका सही शब्द का क्या? गुणात्मक रूप में क्या होता है? वयस्कों से भिन्न होता है। किसका? तो बच्चे का जो सोच होता है, बच्चे का जो मेंटेलिटी होता है, 100% किसमें होगा? गुणात्मक रूप में ही अंतर होगा, है ना, मात्रात्मक रूप में नहीं कि बच्चा ज्यादा सोचेगा, इतना ज्यादा सोच लिया और सीनियर लोग उससे भी ज्यादा सोच लिए, है ना, ऐसा नहीं। 100% किसमें अंतर होगा? तो गुणात्मक रूप में भिन्न होगा। ठीक है ना, गुणात्मक रूप में कि सोचने का गुण तरीका अलग अलग है ना, समझ गया होंगे। ठीक है, अंत तक देखिएगा वीडियो को, इसमें आपको पूरा जीन पियाजे रिवीजन मिल जाएगा। ठीक है ना, और इस क्वेश्चन को ध्यान में देख लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे कैसे होते हैं? बच्चे को पुरस्कार एवं दंड के सिद्धांतों का प्रयोग
करते हुए विशिष्ट तरीके से व्यवहार करना सिखाया जा सकता है? बिल्कुल नहीं सिखाया जाता। जीन पियाजे कहते हैं कि बच्चा का नन्हा वैज्ञानिक है ना। बच्चा करके सीखेगा, बच्चे अपने अनुभव से सीखेंगे, है ना। परिपक्व होंगे बच्चा, अपने अनुभव को जोड़ते जाएंगे, है ना। तो परिपक्व होता जाएगा, अपने जो अनुभव है उसको संगठित करता हुआ चला जाएगा, स्कीमा बनाता हुआ चला जाएगा, है ना। तो यहाँ पर ये नहीं होगा कि पुरस्कार और दंड के सिद्धांतों से, ये नहीं होगा। ज्ञान को सक्रिय रूप से संचरित करते हैं, जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा उनका अन्वेषण करते हैं, मतलब खोजते हैं, खोज बनाते हैं। तो यानी कि इसका सटीक आंसर यही है कि ज्ञान को सक्रिय रूप से, कुछ भी चीज अगर सीखा जाता है तो सक्रिय रूप से, जैसे आप अभी देख रहे हैं और आप कुछ सीख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप सक्रिय हैं, और हम जब पढ़ा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम भी सक्रिय हैं, तब आप पढ़ पा रहे हैं और हम आपको पढ़ा पा रहे हैं, है ना। तो किसी भी चीज को सीखने के लिए सक्रिय होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर ज्ञान को सक्रिय रूप से संचरित करते हैं, जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं, यानी कि जब जैसे जैसे उनके पास अनुभव होता जाता है ना, जैसे जैसे उन बच्चों के पास अनुभव होता जाता है तो वे क्या करते हैं, अन्वेषण करते हैं, यानी कि उस पर खोज करते हैं, उसको नया नया चीजों को सोचना प्रारंभ कर देता है बच्चा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगला वन था प्रेक्षणात्मक अधिगम की प्रक्रिया के अनुसार करते दूसरों का नहीं। उद्दीपन अनुक्रिया संबंधों के सावधानी पूर्वक नियंत्रण द्वारा एक विशेष तरीके से व्यवहार करने के लिए अनुबंधित किया जाता है। ये बिल्कुल नहीं, अनुबंधित का सिद्धांत उनका था अनुबंधन का। ठीक है, चलिए आगे चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा है कि पियाजे के अनुसार, क्या पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक, ठीक है ना, पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं अनुभव से सही अर्थ निकालने के व्यवस्थित तरीका को क्या कहा जाता है ना। यानी कि सही तरीका को, सही स्थिरता को, है ना। जब अब देखिए पहले जो ज्ञान था, ठीक है, अब क्या हो गया, स्थिर हो गया है। क्या हो गया, स्थिर हो गया है। इसको क्या कहा जाए, ज्ञान का स्थिरता क्या कहलाता है? तो आपको पता है, हम पिछले वीडियो में आपको अच्छा से पढ़ाए थे, वो क्या कहलाता है, साम्य धारण कहलाता है। क्या कहलाता है, साम्य धारण। यानी कि अपने ज्ञान में, पुराने ज्ञान में स्थिरता आ गया है ना। हम आपको उदाहरण भी दिए थे पतंग वाला, कि पतंग उड़ता हुआ देखता है बच्चा तो समझता है सब क्या है, पतंग ही है ना। सॉरी, चिड़िया अब पतंग को भी क्या समझता है बच्चा, चिड़िया। लेकिन कुछ देर बाद देखा तो बच्चा क्या समझा कि डोरी वाली चिड़िया है ना। लेकिन फिर जब आगे बढ़ा बच्चा, है ना, तो क्या समझाएगा कि ओ ये तो पतंग होती है ना। ऐसा बच्चा समझ अपने अंदर विस्तारित कर दिया, तो उस क्या करके संविधान पर पहुंच गया है। ये क्या कहलाएगा, इसका संविधान। संरक्षण क्या होता है, संरक्षण होता है किसी भी एक पहलू पर, ये तो संरक्षण नहीं, सभी पास विकास का, ये तो इनका है नहीं, बुद्धि ये तो होगा ही नहीं। ठीक है, इसका संरक्षण क्या हो जाएगा, एक नंबर इसका सही से हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मूर्त क्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशलों में से एक है? क्या निम्नलिखित में से कौन सा, किसमें मूर्त क्रियात्मक अवस्था, यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में से निम्नलिखित में से प्रमुख कौशलों में से कौन एक है? किस अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आपको संरक्षण रखने की योग्यता, परिकल्पित निर्मात्मक तर्क की अवस्था। क्या आपको पता है, आपने पहला वीडियो मेरा देखा होगा तो मैंने आपको बताया था कि परिकल्पित निर्मात्मक तर्क होता है, तो ये था अमूर्त अवस्था। ठीक है ना, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होता है। तो यहाँ तो होने से रहा, ये तो होगा ही नहीं। अगला आपको द्वितीयक वर्तुल प्रतिक्रियाएं, ये तो नहीं होगा। सजीवात्मक चिंतन, मतलब जीव है ना, निर्जीव को भी सजीव समझना, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर तो नहीं, ये था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में सजीव को जीव समझता है ना, निर्जीव को भी सजीव समझता है। जैसे गुड़िया को खिलाता अपने पास सुलाता है, अभी ठंडा का मौसम चल रहा है तो उसको भी जो अपना ओढ़ेगा उसको भी चादर रहे, तो ये हो जाता है सजीवात्मक चिंतन। ठीक है ना। अब देखिए इसका संरक्षण रखने की योग्यता, इसके साथ साथ आपको पता होगा समावेशन, किसमें, मूर्त क्रियात्मक अवस्था में समावेशन भी बहुत इंपोर्टेंट हो जाता है। वहां पर बच्चा स्कूल जाना प्रारंभ करता है, बच्चा समूह में बैठना प्रारंभ करता है, समावेशन करने लगता है ना। क्या करता है, समावेशन करने लगता है। कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलते आगे देखिए, जीन पियाजे एवं ले वाइगोत्स्की जैसे संरचनावादी अधिगम को किस रूप में देखते हैं? यानी कि ले वाइगोत्स्की और जीन पियाजे दोनों संरचनावादी हैं, और दोनों जो विकास है ना, संरचनावादी विकास जो सीखना है, संरचनावादी अधिगम जो है, इसको किस रूप में देखते हैं? दोनों प्रतिक्रियाओं का अनुबंध,
निष्क्रिय आवृत्ति का प्रक्रिया बिल्कुल नहीं होगा। सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया बिल्कुल सही रहेगा, क्योंकि अभी कुछ देर पहले पढ़े भी हम लोग कि बच्चा कैसे सीखेगा, सक्रिय रूप से सीखेगा और अपना ज्ञान बनाएगा। ठीक है, सही से क्या होता है इसका सी नंबर का सही हो जाएगा, सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया। सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए। कौशलों का अर्जन ये भी नहीं होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका सी नंबर इसका सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छा समझ रहे होंगे। अगर कहीं भी दिक्कत हो रहा होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित व्यवहारों में कौन सी जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषित करता है? कौन अवस्था? तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को कौन विशेषित करता है ना? पहला ऑप्शन है कि परिकल्पित निगमात्मक तर्क, अभी कुछ देर पहले बताएं, ये तो होने से रहा। साध्यात्मक विचार, संरक्षण, कक्षा संरक्षण, अब से पहला क्वेश्चन नहीं था। अस्थिगत अनुकरण, पदार्थ स्थायित्व, प्रतीकात्मक खेल, विचारों के अनुकरणीयता। हम इसका आंसर आप लोग से पूछना चाहेंगे कि आप लोग इसका आंसर क्या दे रहे हैं, है ना? हम आपको इससे पहले क्वेश्चन बताएं कि परिकल्पनात्मक निगमन जो है यहाँ ये कहां पर होगा? अमूर्त अवस्था में होगा, है ना? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होगा। हमारी होता संरक्षण और कक्षा समावेशन, ये भी आपको बताया है किस अवस्था में? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होगा। ठीक है, अस्थिगत अनुकरण यानी कि अस्थायी अस्थगित अनुकरण, यानी कि ये तो हो जाता है आपको अनुकरण करके बच्चा कब सीखता है? तो संवेदी परक अवस्था में। पदार्थ अस्थायित्व तो वस्तु अस्थायित्व कब होता है? तो आपको संवेदी परक अवस्था में, है ना? प्रतीकात्मक खेल ये किस अवस्था में? तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। विचारों की अनुकरणीयता, है ना, ये सभी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में रहेगा। इसका सही जवाब इसका जवाब आप लोग दीजिएगा। हालांकि हम सारा आंसर बता दिए आपको, लेकिन इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा है कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है? क्या स्कीमा है, क्या अवलोकन अधिगम है, क्या अनुबंध है, क्या प्रबलन है? तो पियाजे महोदय का नाम आए और मेरे मन में स्कीमा ना बने तो ये संभव है क्या? नहीं, ये क्या हो जाएगा? इसका स्कीमा हो जाएगा। आखिरकार स्कीमा है क्या? तो एक सूचनाओं का पैकेट है। सूचनाओं कहने का मतलब क्या कि आपके मस्तिष्क में सूचना मतलब ज्ञान का संगठन बनता जाता है। जो अनुभव है आपका पीछे से संगठित होते हुए चला जाता है और उसमें नए नए ज्ञान जुड़ते जाते हैं। क्या पुराना ज्ञान भी है, स्मरण में है ना, लेकिन नए नए चीज को जोड़ते जाते हैं, है ना? तो क्या कहलाता है? स्कीमा कहलाता है। आपसे एक बार सीटेट में क्वेश्चन पूछा था, स्कीमा का मतलब क्या है? स्कीमा का मतलब क्या? सूचनाओं का पैकेट। क्या? सूचनाओं का पैकेट, कोई दिक्कत नहीं। स्कीमा का मतलब क्या होता है? सूचनाओं का पैकेट, सूचनाओं का पैकेट, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होती है? अभी कुछ देर पहले ही आपको बताया कि ये निगमनात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होती है। इसका जवाब आप लोग हमको कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, हमको नहीं आता है। आप लोग हमको बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, क्योंकि कुछ देर पहले हम आपको बताए हैं कि परिकल्पित निगमनात्मक तर्क का विकास किस अवस्था में होता है ना? चलिए, इसका जवाब आप लोग हमको कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ये प्रश्न आपके लिए रहा। चलिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से निकालते हुए एक ग्रेड 6 से 8 के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? अब सोचिए जरा सा, बच्चा किस क्लास में है? 6 to 8 में है बच्चा। तो बच्चा किस अवस्था में होगा जीन पियाजे के अनुसार? आप बताइएगा हमको, है ना? तार्किक बहस के प्रयोग को हतोत्साहित करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। अब यहाँ बच्चा कहाँ चला गया? देखिए ना, 6 to 8 में चला गया, तो उसके तार्किक जो वो तर्क सोचना प्रारंभ करेगा, उसको आप हतोत्साहित कीजिएगा? बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं कीजिएगा। ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती है। क्या होती है? तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती है। ठीक है, समझ गए होंगे। एक अवधारणा को पढ़ाने के लिए केवल मूर्त सामग्रियों का ही प्रयोग होता है, केवल मूर्त
केवल मूर्त सामग्रियों का ही प्रयोग करने से बच्चा का विकास हो पाएगा क्या? तो फिर अमूर्त में नहीं जाएंगे, अमूर्त भी जरूरी है। हाँ, मूर्त से अमूर्त होना चाहिए था। केवल निर्धारित पाठ्यक्रम पर निर्भर रहना चाहिए, बिल्कुल नहीं। उसके साथ शैक्षिक और शैक्षिक सभी चीजों पर करके सीखने पर ध्यान देना चाहिए, है ना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा सर? तो ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क आधारित क्या समाधान की आवश्यकता हो। क्योंकि बच्चा किस अवस्था में है, देखिए ना, जब पहली कक्षा में बचा था तो 6 साल का होता है ना। अब ये 6 साल का, ये तो अब चला गया यानी कि मूर्त संक्रांतों अवस्था से पार करने के बाद, है ना। देखिए, तो यानी कि यहाँ पर बच्चा कहाँ चला गया? देखिए, मूर्त संक्रांतों अवस्था आसपास चला गया, यहाँ पर तर्क करना प्रारंभ कर लेगा कि नहीं कर लेगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन हमारा कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता? यानी कि इसमें कथन देखिए कि इसमें से कौन सा कथन पियाजे के अनुसार कहा नहीं जा सकता है। बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं, विकास गुणात्मक चरण में होता है, बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं, निरंतर अभ्यास से अधिगम करते हैं। जीन पियाजे कतिपय नहीं कहते, कभी नहीं कहते हैं कि बच्चा निरंतर लगातार बार बार करने से बच्चा सीखेगा, नहीं। बच्चा खुद से करने से, अपने अनुभव से सीखता चला जाएगा बच्चा, है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। ये आपका ये गलत है, क्योंकि आपसे क्या पूछा था? नहीं कहा जा सकता है, कहा नहीं जा सकता है ना। इसको बड़ा ध्यान से देखिएगा। अगर आपसे एग्जाम में नहीं वाला क्वेश्चन मिलेगा तो एक बार उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा अपने कॉपी में, अपने पेज में, ठीक है। उसको अंडरलाइन अच्छा से कर दीजिएगा ताकि ये समझ में आ जाए कि ये क्वेश्चन हमसे नहीं के बारे में पूछ रहा है। नहीं तो हम लोग आंसर ऑप्शन जब पढ़ते हैं तो सही वाला ऑप्शन हम टिक कर लेते हैं और वो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं लोग। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की, किसकी? पूर्व संक्रियात्मक विचार की सीमा नहीं है ना। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था मतलब कितना? 2 से लेकर के 7 वर्ष, है ना। 2 से लेकर के 7 वर्ष, इसकी कौन सी सीमा नहीं है? अनुकरणीयता ये तो है, ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति है, प्रतीकात्मक विचार का विकास, है ना, ये नहीं है। क्योंकि आपसे पूछा क्या? सीमा नहीं है। सीमा मतलब होता है हानि, है ना, अहमता, है ना। चलिए तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। सी नंबर इसका, यहाँ पर बच्चा प्रतीक से ही खेलता है ना। उसके कोई चीज को दीजिए तो उस पर वो सोचना, प्रतीक से सोचना प्रारंभ करता है ना बच्चा। थोड़ा सा तर्क करता है, ज्यादा तो नहीं कर पाता क्योंकि पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था में है ना। अधिक नहीं सोचेगा, ज्यादा नहीं सोचेगा, लेकिन कुछ कुछ सोचता है। जैसे ये पेन है तो उसको ये पता नहीं कि इससे करना क्या है ना। इससे बच्चा खेलना ही प्रारंभ कर देता है, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रतीकात्मक विचार का विकास। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? प्रतीकात्मक विकास का विचार। चलते हैं आप अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा है कि एक बच्चे ने यह मानसिक विचार बना लिया है कि वे सभी जीव जिनके पंख हैं, है ना। क्या क्या बच्चा, एक बच्चा ने मानसिक विचार क्या बना लिया कि सभी जीव जिनके पास पंख है और उड़ सकते हैं, तो वे क्या है? पक्षी। वो क्या है? पक्षी। तत्पश्चात उसके बाद उसने एक चित्र पुस्तिका में एक चमगादड़ देखा और उसे स्तनधारी कहने के बजाय पक्षी ही कहा, है ना। क्या कहा? वो पक्षी ही कहा। इस स्थिति में ज्ञान निर्माण की इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अब बताइए कि इस ज्ञान, अभी देखिए तो यहाँ पर बदला नहीं है बच्चा, अपने ज्ञान में क्या किया है? ये ज्ञान उसके मस्तिष्क से पहले से ज्ञान क्या बना कि जिसके पास, जिस जंतु के पास क्या होगा? पंख होगा, वो उड़ सकता है तो क्या कहलाएगा? पक्षी कहलाएगा। और उसके बाद चमगादड़ को देखा बच्चा। बच्चा किसको देखा है? चमगादड़ को देख रहा है। उसके बाद पंख होते हैं, वही पक्षी है ना। लेकिन वो स्तनधारी नहीं कह सका। क्यों? क्योंकि वो अपने जो अपना उसका ज्ञान, वो ज्ञान स्थिर अभी नहीं हुआ था, है ना। उसमें कोई बदलाव नहीं आया है ना। उसमें कोई बदलाव नहीं आया है। ये होता है ये क्या होता है? समावेशन होता है। क्या होता है? ये समावेशन होता है। बिना बदलाव का जो ज्ञान होगा वो क्या हो जाएगा? समावेशन हो जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझ गए। इसका सही क्या हो जाएगा? समावेशन हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा है किस समायोजन विविध होता है? हम इससे पहले देखे समावेशन, देखे अब है समायोजन। बच्चे अपने अनुभवों को वर्तमान स्कीमा में सम्मिलित करके
करने के लिए उनका रूपांतरण करते हैं, बिल्कुल रूपांतरण नहीं, उसका बदलाव नहीं करते हैं, है ना, उसको अपने मस्तिष्क से जोड़ते हैं, है ना, नए चीज को जोड़ते हैं, स्थिर करते हैं। देखिए बच्चे अपनी वर्तमान स्थिति में परिवर्तन करके नए अनुभव के अभिप्राय को समझते हैं, यानी कि नए चीज को जब जोड़ेगा तो उससे समझेगा, उससे समझने का प्रयास करेगा बच्चा, तो ये क्या कहलाएगा, समायोजन कहलाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पर, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर कुछ नहीं समझेगा बच्चा, सिर्फ कह देगा आपने इसको जो कहा वही वो सबको समझना प्रारंभ कर देगा, जिसके पास चार पैर है वो सभी कुत्ता है, तो बच्चा भी समझने लगेगा बिल्ली को भी क्या कुत्ता है ना। तो ये चीज जो है, क्योंकि यहाँ पर वो बदलाव नहीं कर पा रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है, वो अपने वर्तमान स्थिति में जो एडजस्ट किया उसमें उसे समझने का प्रयास कर रहा है बच्चा, समझने का क्या कर रहा है, प्रयास कर रहा है बच्चा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, बी नंबर इसका सही से हो जाएगा। सी नंबर, बच्चे अपने एस्किमाओं को और संबंध खंडों में बांट देते हैं, किस बांटते हैं, संबंध खंडों में। बच्चे अपने मूर्त अनुभवों को की जगह अमूर्त विषयों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, किसमें करते हैं, मूर्त अनुभवों की जगह अमूर्त विषयों पर क्या करते हैं, ध्यान केंद्रित करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, इसका सही हो जाएगा कि अपने वर्तमान स्थिति में क्या करते हैं, परिवर्तन तो करते हैं लेकिन अपने अनुभव से उसमें सीखने का प्रयास करते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा है कि जीन पियाजे के अनुसार, क्या जीन पियाजे के अनुसार बच्चों द्वारा संरक्षण संबंधी समस्याओं का समाधान निकालने की योग्यता तार्किकता के किन आधारभूत पहलुओं पर निर्भर करती है। क्या कहा कि जीन पियाजे के अनुसार बच्चे द्वारा संरक्षण संबंधी, क्या संरक्षण संबंधी समस्याओं का समाधान निकालने के लिए योग्यता तार्किक के किन आधारभूत पहलुओं पर निर्भर करता है। क्या केंद्रीकरण और प्रतिबद्धता, नहीं केंद्रीकरण नहीं होगा, विकेंद्रीकरण होगा, है ना। केंद्रीकरण मतलब क्या, सबको केंद्र में देखना, है ना, सबको केंद्र में देखना। लेकिन विकेंद्रीय मतलब क्या, सबको अलग अलग करके देखना। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, संरक्षण संबंधी समस्याओं का समाधान निकालने, किसके लिए, समाधान निकालने के लिए योग्यता तार्किक के किन आधार। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या कहा कि इसका समस्या का समाधान करना है ना, तो समाधान करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ अगर केंद्रीकरण देखेंगे तो इस संरक्षण का समाधान नहीं हो पाएगा। हम सिर्फ केंद्रीकरण में सिर्फ एक पहलू पर ही ध्यान दे पाते हैं, विकेंद्रीकरण में अलग अलग पहलुओं पर हम ध्यान देंगे, है ना। क्षतिपूर्ति एवं वर्गीकरण ये नहीं होगा, विकेंद्रीकरण एवं प्रतिवर्तीयता ये हो जाएगा आपको, विकेंद्रीकरण एवं प्रतिवर्तीयता। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जहां दिक्कत तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई वर्ड में अगर प्रॉब्लम होता है तो आप हमें कमेंट जरूर कर सकते हैं कि सर मुझे ये वर्ड समझ में नहीं आया, हम आपको इसका विश्लेषण जरूर कर देंगे। ठीक है, अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा कि अपने लंबे मगर कम चौड़ी गिलास में नींबू पानी के स्तर की ओर नींबू स्तर की ओर इशारा करते हुए सर ने स्तर यानी कि नाम है अपनी बहन को, सारा नाम है, अपनी बहन को चिढ़ाती है, क्या करते हैं, चिढ़ाती है कि उनके पिताजी ने उससे ज्यादा नींबू पानी किया है। उसकी बहन किसी भी तरह की प्रतिक्रिया नहीं देती है क्योंकि उसने पिता को उसके गिलास से सारा के गिलास में नींबू पानी डालते हुए देखा। वह जानती है कि दोनों गिलासों में नींबू पानी की मात्रा क्या है, एक समान है। क्या है वो, एक समान है। इस संदर्भ में सारा क्या प्रदर्शित कर रही है। इससे पहले देखे थे, इसके पिछले क्वेश्चन में देखे थे हम लोग कि वहां पर क्या था कि संरक्षण को समस्या समाधान करने के लिए, है ना, यहाँ पर ये भी समस्या समाधान हो चुका है। किसका समस्या समाधान हुआ, तो केंद्रीकरण का। किसका, केंद्रीकरण का। किस चीज का, केंद्रीकरण का। चूंकि यहाँ पर सारा समझ रही थी कि मेरे ही गिलास से जो नींबू पानी था वो वृक्ष में डाला गया है, बड़ा चौड़ा कुछ लेना देना नहीं है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केंद्रीकरण का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा कि संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में बच्चे एक दूसरे के साथ खेल संबंधी विचार साझा करते हैं। क्या, खेल संबंधी विचार साझा करते हैं और इस समझ को संकेत वस्तुओं को दर्शाते हैं, सुदृढ़ करते हैं, लेकिन संरक्षण करने में असक्षम है। किस चीज में असक्षम है, तो संरक्षण करने में असक्षम है। आप बताइएगा हमको कि इसका जवाब क्या होगा। क्वेश्चन फिर समझिए, संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में बच्चे एक दूसरे के साथ खेल संबंधी विचार साझा करते हैं। खेल संबंधी विचार साझा तो कर रहा है, लेकिन इस समझ को
और इस संकेत वस्तुओं को दर्शाते हैं। संकेत वस्तु को किसमें दर्शाता है? तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। लेकिन यहाँ पर संरक्षण कर पाता है कि बिल्कुल नहीं कर पाता। इसका क्या हो जाएगा? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था हो जाएगा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मूल संक्रियात्मक अवस्था में जब जाता है तो संरक्षण समाप्त हो जाता है, वहां पर विकेंद्रीकरण केंद्रीकरण समाप्त हो जाता है, सभी पहलुओं पर बच्चा ध्यान देना प्रारंभ कर देता है ना। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित असल पियाजे के सिद्धांतों पर आधारित एक रचनावादी कक्षा में बच्चे किस तरह से सीखते हैं? रचनावादी मतलब क्या? नए नए चीजों को करके सीखना। तो इसमें बच्चा, इस क्लास में बच्चा कैसे सीखेगा? क्वेश्चन आपसे पूछा है कि बड़ों का अनुसरण करके सीखते हैं। क्या आप टू कॉपी फोटो कॉपी करके सीखते हैं? यानी कहने का मतलब अनुकरण मतलब चोरी करके सीखते हैं। कहने का मतलब, मेरी कहने का मतलब चोरी नहीं, मतलब उसका नकल करके सीखते हैं, ऐसा नहीं। ये किस अवस्था में क्या आता है? तो ये पहले अवस्था में। पहला अवस्था क्या है? संवेदी परक अवस्था। पहला अवस्था क्या है? संवेदी परक अवस्था है। बड़ों द्वारा दी गई व्याख्याओं से सीखता है, ये भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर बच्चा क्लास कौन सा है? तो रचनात्मक रचनावादी है ना। पुरस्कार के लिए प्रयास में सीखते बिल्कुल नहीं, स्वतः स्फूर्त गतिविधियों सीखते हैं, तभी ना आप रचना कर पाइएगा, है ना। ये क्या हो जाएगा? स्वतः स्फूर्त गतिविधि हो जाएगा, इसका सही से क्या हो जाएगा? सिलेबस का सेंस हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा है, सीता का साइकिल चलाने के पूर्व अनुभव के आधार पर स्कूटर चलाने के तरीकों में बदलाव करना कहलाएगा। अब उसके पास स्कीमा बना हुआ है, अब उसने क्या करा? बदलाव कर रहा है। अब आपको पहले साइकिल चलाना आता था, अब उसी के माध्यम से क्या आपने बाइक चलाना सीख लिया, है ना। उसी से इंस्पायर होकर आप क्या बाइक चलाना सीख लिया। ये क्या कहलाएगा? समावेशन कहलाएगा क्या? संवैधारण कहलाएगा क्या? या समायोजन कहलाएगा या संतुलन कहलाएगा? तो ये कहलाएगा आपका समायोजन। क्या कहलाएगा? ये समायोजन कहलाएगा। क्योंकि समायोजन क्या, यहाँ पर क्या किया? साइकिल तो चला रहा था, है ना, इसी से सीखते सीखते क्या कर दिया? मोटरसाइकिल चलाना प्रारंभ कर दिया, है ना। तो ये अपने में क्या किया? बदलाव किया है, सीखा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? समायोजन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा है कि किस अवस्था में बच्चे लाक्षणिक कार्य, क्या लाक्षणिक कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं और उनमें भाषा कौशल तेजी से विकसित होता है ना। तो यह आपको पता होगा कि जब बच्चा पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था मतलब उसके भाषा कौशल जो तीव्र विकास करना, तेजी से विकास करना प्रारंभ करता है, तो पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था में ही बच्चा जो होता है वो लाक्षणिक कार्य करना प्रारंभ कर देता है ना। लाक्षणिक कार्य करना प्रारंभ करता है किस अवस्था में? पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था में। ठीक है, याद रखिए। देखिए आपको जो यहाँ पर तो दिक्कत होगा अगर यहाँ पर सीधा पूछेगा किस अवस्था में बच्चे लाक्षणिक कार्य करना प्रारंभ करते हैं, लेकिन आपको जो सहायता करेंगे दे कि भाषा कौशल तेजी से विकसित होता है। देखिए भाषा कौशल तेजी से कब विकसित होता है? तो पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था में भाषा कौशल तेजी से विकसित होता है ना। सही से कब? पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था हो जाएगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न हमारा है, देखिए थोड़ा सा टाइपिंग करने में हमसे मिस्टेक हो गई क्योंकि सारा चीज टाइपिंग ही करते हैं। देखिए फिर हम पढ़ाने का प्रयास करते हैं, समझिएगा। पियाजे के सिद्धांत की पूर्व धारणाओं के संदर्भ में एक विचारशील व्यक्ति की क्षमताओं के लिए इन दोनों कथनों पर ध्यान दीजिए। अब जो पहला कथन यहां से दिखेगा, ठीक है, हम अलग अलग करने का प्रयास करें। यहां से जो पहला कथन है सो दिखेगा कि यह विचारशील व्यक्ति संवेदी और संचालक अनुभव के तत्वों को समन्वित कर सकता है। अब यहां से दूसरा है, दूसरा कथन इस समन्वय के कारण बड़ी अवधारणात्मक संरचनाओं के द्वारा यह विचारशील व्यक्ति नियमितताओं को, यानी कि नियमितताओं को और नियमों को समझ सकता है जिन्हें वह भविष्य के अनुभवों पर लागू कर सकता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि आपसे पूछ रहा है कि दोनों में से कौन सा कथन सही है। लेकिन क्वेश्चन क्या था? सर उधर से पढ़ते हैं लेकिन इधर भूल गए, है ना। क्वेश्चन क्या था? बड़ा था, उधर से पढ़ते हैं इधर भूल गए। तो जब ऐसा अगर दिखे तो इसको तोड़ दीजिए, छोटा छोटा कर दीजिए ताकि मस्तिष्क में बना रहे। क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। क्वेश्चन था यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। पूर्व धारणाओं के संदर्भ में एक विचारशील व्यक्ति, क्या एक विचारशील व्यक्ति जो विचार करने योग्य हो चुका है, क्षमताओं के लिए इन दोनों कथनों पर ध्यान देना। ठीक है, किसके क्षमताओं के लिए? तो विचारशील व्यक्ति के क्षमताओं के लिए, है ना। कह रहे यह विचारशील व्यक्ति संवेदी और संचालक अनुभव के तत्व, ठीक है, संवेदी और संचालक, क्या संवेदी और संचालक तत्वों के समन्वित कर सकता है। क्या करता? समन्वित कर सकता है।
दूसरा कथन है इस समन्वय के कारण बनी अवधारणा, यानी कि जो ये समन्वय है उसके कारण क्या होगा, एक अवधारणा बना है कि संरचना के द्वारा, क्या संरचना के द्वारा यह विचारशील व्यक्ति नियमित, यानी कि जो नियम बने हुए हैं है ना, उसको समझ सकता है, जिन्हें वह भविष्य में क्या कर सकता है, अपने अनुभव पर को लागू कर सकता है। तो पहला कथन भी आपका सही है और दूसरा कथन भी आपका सही है। क्या हो जाएगा, ए और दोनों सही है। क्या एक और दो दोनों सही है, कथन एक और दो दोनों सही है। ठीक है, ये था हमारा जीवन प्याजे का महत्वपूर्ण 20 प्रश्न। आप लोग को वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। और अभी तक अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जो भी लोग भाई मेरे चैनल पहली बार आए तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों तक इसको शेयर जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।